चलिए, तो पीरियोडिक टेबल की तरफ हम लोग चल रहे थे। अच्छा, पिछले लेक्चर में कमेंट आया कि सर आपका दिमाग खराब है क्या, ये चैप्टर तो रिड्यूस्ड है। तो मैंने उसको कमेंट कर दिया कि भाई तेरे को जेई नीट क्लियर करनी है या भजिए बेचने तो कुछ गलत किया? आप मेरे को बताओ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ग्रेट। इस साल तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हो सकता अगले साल ये सीबीएसई वाले वापस इस चैप्टर को इंक्लूड कर दें। तो जो अगले साल नीट देगा ना, अगले साल जेई देगा ना, उसको तो ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं और मैं तो पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, वीडियो मत देखो, उस पर व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, मेरा नुकसान है, लेकिन आपका तो नहीं है। ग्रेट। चलिए, तो यहां पर हम लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। और ये कुछ ऐसी नजर आती है मेरे प्यारे बच्चों। ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दो तरीके की चीजों में डिवाइडेड है। एक इज योर पीरियड्स। अगेन गाइस, ये जो पीरियड है ये लेफ्ट टू राइट फंक्शन करता है। पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड कैसा फंक्शन करता है? लेफ्ट टू राइट फंक्शन करता है। दैट इज योर फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। लाइकवाइज आपको इसके अंदर आपके जो पीरियड्स है ये वर्क करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों को? ओके। दूसरा यहां पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अबाउट ग्रुप्स। नाउ ग्रुप्स कैसे वर्क करते हैं? अगेन जैसा हम लोग जानते हैं, ग्रुप काम करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जैसे ये आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ये आपके टिपिकली जो ग्रुप्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से पीरियड्स और ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। नाउ पीरियड और ग्रुप कैसे बने इसके बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा चीज, कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंड में बता दिया था कि मोज़ले को एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसके बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरा नॉलेज था। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने हमारे पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पीरियड, और उनको क्वांटम नंबर के बारे में भी मालूम था, इसीलिए उन्होंने यहां पर इस्तेमाल करा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक एटम के अंदर कितने शेल हैं और इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है। पीरियड भी नंबर ऑफ शेल के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस अगर आपने एक पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट रखे हैं तो उन 8 एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। तो शेल को हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? शेल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? दैट एलिमेंट्स दैट आर केप्ट, एलिमेंट्स दैट आर केप्ट in a period या in the same period, that are kept in the same period have same number of shell। उनके पास में सेम नंबर ऑफ शेल होंगे, यानी उन सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त सेम होगा। अगर आप यहां पर पलटाकर देखें, और अगर आप यहां पर देखें लिथियम, तो गाइस जब आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1s2 2s1, 2 शेल। जब आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1s2 2s2, अगेन इसके अंदर 2 शेल। फिर आप यहां पर आ जाइए बोरॉन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। अभी भी आप देख सकते हैं 2 ही शेल अवेलेबल है, पहले शेल में 1s और सेकेंड शेल में 2s और 2p। इन दोनों के आगे 2 लिखने का मतलब है ये दोनों सेकेंड शेल में है। कार्बन में ये 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में ये 2p3 हो जाएगा, ऑक्सीजन में ये 2p4 हो जाएगा, फ्लोरीन में ये 2p5 हो जाएगा, और नियॉन में ये 2p6 हो जाएगा। लेकिन आप देखो सेकेंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे गए उन सब के अंदर 2 शेल है, तभी तो इसके पीरियड का नाम भी 2 पड़ा। सेकेंड पीरियड नंबर 2 मतलब 2 शेल।
इसका मतलब ये कि अगर मैं पीरियड नंबर 6 की बात करूं तो सेजियम, बेरियम, हैफनियम, लेंथेनम, देन आपका ये टेक्नीशियम, देन आपका टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, टेलुरियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एटस्टेटिन एंड रेडियम, इन सब के अंदर भी कितने शेल्स मौजूद होंगे? इन सब के अंदर टोटल 6 शेल मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, इनका पीरियड नंबर 6 है। एक्चुअली पीरियड का ये जो n1, n2, n3 आप याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी n से डिनोट किया था, तो ये n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब पीरियड किस पर बेस्ड है? पीरियड बेस्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। एंड अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो गाइस ग्रुप्स भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है। दैट इज ग्रुप्स बने हैं दैट हैव सेम वैलेंस ऑर्बिटल एंड सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप के अंदर आप जितने एलिमेंट रखोगे उन सब का वैलेंस ऑर्बिटल सेम होगा और उन सब के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। सोडियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब आप यहां पर क्या सिमिलैरिटी देख रहे हो? लिथियम का वैलेंस ऑर्बिटल 2s1 है, लिथियम का वैलेंस ऑर्बिटल 3s है, पोटेशियम का वैलेंस ऑर्बिटल 4s है। यानी इन सभी के जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है। इसके वैलेंस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इन सब के वैलेंस ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो हो गई इनके अंदर सिमिलैरिटी। और क्योंकि किसी भी एलिमेंट की या एटम की रिएक्टिविटी उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर मौजूद होती है, इसीलिए पुराने जमाने के साइंटिस्ट लोगों को इन सब की रिएक्टिविटी सेम मिलती थी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ सेम टाइप का कंपाउंड बना रहा है। वो क्यों बना पा रहा था? क्योंकि इन सब की वैलेंसी सेम है। तो ग्रुप डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी वैलेंसी एंड वैलेंस शेल ऑर्बिटल के ऊपर। तो इस प्रकार अब आप देखो कि आप किसी भी ग्रुप को उठा लो, अगर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को उठाओगे तो इन सब के जो वैलेंस शेल का जो p ऑर्बिटल है ns2 और np6 वो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, सबका पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का, सबका भरा हुआ होगा। यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सबके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो कितना बढ़िया, कितना ऑसम तरीके से इसको रखा गया। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खासियत हो गई। चलिए थोड़ा सा हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। So the period indicates the value of n for the outermost or the valence shell. n की वैल्यू ये भी बताती है कि एटम का वैलेंस शेल कौन से नंबर वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर पीरियड नंबर 2 में n की वैल्यू 2 है, तो एक तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, मतलब इसके अंदर 2 शेल है। और वैलेंस शेल कौन सा होगा? आखिरी शेल कौन सा होगा? ऑब्वियसली सेकेंड नंबर वाला, ऑब्वियसली सेकेंड नंबर वाला। तो ये वैलेंस शेल को भी इंडिकेट कर रहा है। We know that the number of element in each period is twice the number of atomic orbital available in the energy level। अब यहां पर भी एक स्टार बनाकर हम लोग पॉइंट लिखेंगे, यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 पर हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल होता है 1s। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 टाइम्स। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज 2 into 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। अगर मैं सेकेंड पीरियड के अंदर जाऊं तो सेकेंड पीरियड के अंदर मेरे को
1s 2s 2px 2py और 2pz नजर आता है। तो यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5। यहां पर कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए? टोटल 5 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 5। अगर मैं यहां पर 1s हटा दूं, मतलब इनर शेल ऑर्बिटल को हटा दूं, केवल वैलेंस शेल देखूं, तो यहां पर वैलेंस शेल हो गए 4, तो 2 इंटू 4 यानी टोटल यहां पर आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। अगर हम थर्ड शेल पे जाएं तो यहां पर आपके पास में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। आप लोग जानते हैं 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3s में 1 ही होता है। तो 5 3 8 और 1 9, तो 2 इंटू 9 यानी यहां पर आप लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स रख पाएंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? अब अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो गाइस फर्स्ट पीरियड जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देयर हैज 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि इनका केवल एक ही शेल कंप्लीट होता है। फिर जब आप लोग सेकेंड पीरियड में जाते हैं तो ये लिथियम से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिथियम से स्टार्ट होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 होता है। फिर अगला आ जाता है आपका बेरिलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो जाता है। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट आपको मिलता है बोरॉन, नेक्स्ट हमें मिलता है बोरॉन जिसके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 हो जाता है। और आखिरी में आपको यहां पर मिलता है नियॉन। तो ये इस तरीके से आपके पीरियड्स वर्क करते हैं। अब हम ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग सभी पीरियोडिक टेबल देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से आपका एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है। आप इसे देख सकते हैं सॉरी, पीरियड नंबर 3 सोडियम से स्टार्ट होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यहां पर जब हम लोग पीरियड नंबर 4 पर आते हैं तो आप देख रहे हैं पीरियड नंबर 4 पे यहां पर कुछ एलिमेंट्स हमें अब दिखाई देने लगे। पीरियड 1 2 और 3 में नहीं थे, ये यहां पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए क्या हुआ, जैसा कि हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। लेकिन 3p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आ जाता है 4s में। तो जब हम लोग आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाता है। सो टेक्निकली आर्गन के बाद जो अगला एलिमेंट आया पोटेशियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2, इसलिए ये फोर्थ पीरियड में आ गए। लेकिन गाइस अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 4s के बाद देन हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं 3d में। तो अब कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, जिसका नाम है स्कैंडियम। अब वो कैल्शियम के बाद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से वर्क कर रही है और हमको एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से रखना है, सॉरी एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखना है। तो अगला एलिमेंट डेफिनेटली स्कैंडियम होगा और स्कैंडियम में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो भरा जाएगा 3d1 के अंदर। तो इस वजह से हम लोगों को यहां पर स्कैंडियम को इस जगह पर प्लेस करना पड़ा। समझ में आई बात? फिर d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नए ग्रुप्स बनाने पड़े जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट रखेंगे जिनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाकर बैठेगा। ये जो दोनों ग्रुप्स आपके दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रुप नंबर 1 और ये आपका ग्रुप नंबर 2, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन ns1 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। लिथियम में 2s1 3s1 4s1, देखो आप 4s1 5s1 और इसके अंदर ये शो कर रहा है ns2 टाइप का। देखो अभी कैल्शियम में हमने 4s2 लिखा ही था, बिल्कुल ताजा ताजा
फोर्थ शेल में 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी कि आपका एलिमेंट कौन से पीरियड में रखा है, जिस पीरियड में रखा है उसकी वैल्यू लिख दो और s के आगे 2 कर दो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, तो हमें यहां पर एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ा। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम काम करता है। फिर अब आप देखें यहां पर जब हम लोग यहां पर 5th पीरियड में आएंगे, देखिए फिर हम लोग यहां पर 5th पीरियड में आ गए। तो 5th पीरियड रूबिडियम से स्टार्ट होता है और फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और 5p ऑर्बिटल में जाकर खत्म होता है, ज़ेनॉन पर जाकर अल्टीमेटली वो खत्म होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस अगर मैं 6th पीरियड की और 7th पीरियड की बात करूं तो यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 6th और 7th पीरियड में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। देखो पहली बात तो ये लिख रहा है कि तुम्हारे 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो मुझे ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पर मेरे 6th पीरियड की बात करूं और अगर मैं अपने 7th पीरियड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर मेरे को तो 18 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अब क्या करूं? तो अब ये फिर एक बार ध्यान से देखो, यहां पर एक एलिमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। गाइस अब आप यहां पर देखो 3D के बाद आप वापस इलेक्ट्रॉन रखोगे 4p के अंदर, 4p के बाद आप वापस आ जाओगे 5s के अंदर, 5s के अंदर आने के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखोगे 4d के अंदर, 4d के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखोगे 5p के अंदर, 5p के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखोगे 6s के अंदर, 6s1, 6s2। लेकिन गाइस 6s के बाद अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल अगला इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4f ऑर्बिटल के अंदर, एंड 4f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो टेक्निकली ये बेरियम के बाद में अगला जो एलिमेंट आया लेंथेनम, ये लेंथेनम एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में 5d में चला जाता है। लेकिन लेंथेनम के बाद में ये जो आपको अगले 14 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपके अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए 6s के बाद में इनके अगले इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर जाते हैं। 1 2 3 4 करते करते जब तक पूरा f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर जाते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं। फिर जब 4f भर जाता है उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन 5d में चालू होते हैं, तो फिर वो 5d में इलेक्ट्रॉन वाले जो एलिमेंट्स है वो वापस से यहां रख दिए जाते हैं। लेकिन अब लेंथेनम और हैफनियम के बीच में अगले 14 एलिमेंट्स को रखने की स्पेस ही नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एक अलग से नीचे ग्रुप बनाया गया, एक अलग से नीचे एक टेबल बनाई गई और इन्हें बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरा रहे हैं? एफ ऑर्बिटल में। तो जिस प्रकार ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तुम्हारे एस ब्लॉक है, क्योंकि इनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। ये तुम्हारा पी ब्लॉक है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। ये तुम्हारा डी ब्लॉक है क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। वैसे अब ये कहलाएगा एफ ब्लॉक क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। तो अब आप देखो कि 6th पीरियड के अंदर 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, then 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स। तो इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल एकदम जिसको बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली जब आप 7th पीरियड पर आओगे तो यहां पर एक्टेनियम के बाद में ये जो अगले 14 एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन 4f में भर रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर भरेगा। तो अगले 14 एलिमेंट यहां आ गए, फिर रदरफोर्डियम और इस तरीके से करते इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल वर्क करता है, इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है,
ओके ओके, फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या थ्योरी ली है हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब ये आपको बोल रहा है कि आपके जो फर्स्ट 3 पीरियड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसके अंदर 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली, इन्हें शॉर्ट पीरियड बोला गया है। वाइल जो नेक्स्ट आपके 4th, 5th और 6th पीरियड है उसमें 18, 18 एंड 32 एलिमेंट है जिन्हें लॉन्ग पीरियड का फॉर्म बोला गया है। इसको एक बार जरा नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या इसकी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट के ऊपर बेस्ड है जो किसी और का सेम नहीं हो सकता। अगला, इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, thus each group contain element with similar electronic configuration and hence similar properties। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर एलिमेंट को रख रहे हो तो वो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले रखाएंगे, तो उनका वैलेंस शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगी। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है अल्कली मेटल, उन सब का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और इसीलिए उनकी सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर एक ही ग्रुप के अंदर ये सब लोग रखे गए हैं। अगला, जो आपके इनर्ट गैसेस हैं, जो आपकी इनर्ट गैसेस है दैट हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल, दे हैव बीन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हिच रिप्रेजेंट अ लॉजिकल कंप्लीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप इलेक्ट्रॉन यहां से ग्रुप नंबर 1 से आपने देखा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना शुरू हुआ, एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक 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 ही है वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल अभी भरना शुरू हुआ है। लेकिन आप जैसे लेफ्ट से राइट नोबल गैसेस की तरफ आते हैं, उनके अंदर वैलेंस ऑर्बिटल पूरी तरीके से भर जाता है, मतलब एलिमेंट जहां से भरना शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन से जहां तक पूरी तरीके से भर गया, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई। तो एक बहुत बढ़िया बताता है ये, एलिमेंट of the two subgroup have been placed separately and thus dissimilar element do not fall together। जो मेंडलीव ने किया था कि एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप बना दिए थे, उसके अंदर 2 अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को फंसा दिया था जबरदस्ती बिना किसी कारण के, वो यहां पर नहीं किया जाता। नाउ इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैसेस, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। इस पीरियड के अंदर आप देखो मेटल बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में बताया कि पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसको अगर मैंने हाथ पे रख दिया मेल्ट हो जाएगा, ओपन एयर में रख दिया जल जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इतना हाई रिएक्टिव है। लेकिन उसी के साथ में उसने रख दिया था कॉपर, कॉपर जिससे मेरे घर के वायर बने हुए, ये मेरा ये वायर बना हुआ माइक का, मेरे बोर्ड का वायर बना हुआ है, तो ये तो आग नहीं पकड़ रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि मेटल बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इन्होंने एक बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंशिएशन कर दिया। बहुत रिएक्टिव मेटल ग्रुप 1 में रख दिए, उससे थोड़े कम रिएक्टिव ग्रुप 2 में रख दिए। फिर जो तुम्हारे ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, जो डी ब्लॉक पढ़ा था ना अभी, डी ब्लॉक, उसके अंदर सारे मेटल्स हैं लेकिन वो लेस रिएक्टिव है, उतने रिएक्टिव नहीं जितने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। फिर पी ब्लॉक में आ गए तो नॉन मेटल्स आ गए, फिर कुछ मेटलॉइड्स आ गए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हो मेटलॉइड। फिर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, उनको अलग रख दिया। फिर लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये 4f सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जो हमने ऐसे रखे थे नीचे की तरफ, और ये जो 5f वाले होते जो उसके नीचे रखे थे, सबको अलग अलग रख दिया। सब फैमिली अलग अलग, सब टाइप के एलिमेंट अलग अलग। समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने इसके अंदर देखा था, तो ये हमारे लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा काम हो गया। देखो इस प्रकार जो एलिमेंट हैं उनको एक्टिविटी के हिसाब से भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। नाउ इट इज इजियर टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है गाइस, तो ये पीरियोडिक टेबल की खासियत हो गई। लेकिन गाइस प्रॉब्लम कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आई है, जो आज के समय में सॉर्ट हो गई है। लेकिन जब ये बनी थी नई नई, तब इसके अंदर प्रॉब्लम थी। वो क्या थी कि जस्ट लाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इट फेल्स टू अकोमोडेट द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। देखो आज भी दिखती है प्रॉब्लम,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज भी लैंथेनाइड एक्टिनाइड की कोई जगह नहीं है, उन्हें हमें नीचे की ओर एक अलग डब्बे में रखना पड़ता है। दूसरा, जब मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब उसने भी हाइड्रोजन की पोजीशन को सॉल्व नहीं किया था। हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ भी रखे जा सकते हैं, अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ, और ग्रुप 17 के साथ भी रखे जा सकते हैं, यानी हेलोजेंस के साथ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटी है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसके लिए IUPAC ने और केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने एक मैटर सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया है, आप देखो कि ये जो ग्रुप 1 का जो कलर है ये कुछ मस्टर्ड कलर से हमें दिया हुआ है और यहां पर इसे अल्कली मेटल के नाम से दिया गया रहता है। लेकिन आप देखो हाइड्रोजन का कलर अलग है। अलग कलर होने का मतलब है दैट हाइड्रोजन अपने आप में एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ये ना तो ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है और कलर के हिसाब से ना तो ये तुम्हारे ग्रुप 17 को बिलोंग कर रहा है। ये अपने आप में ही एक अलग एलिमेंट है। इसे ना तो ग्रुप 1 में रखोगे ना तो ग्रुप 17 में रखोगे, आप केवल और केवल इसे फर्स्ट पीरियड में रखोगे, उसके अलावा इसे और कहीं किसी ग्रुप में लिस्ट नहीं करोगे। यह आजकल का इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। ठीक है। तीसरा, द अरेंजमेंट इज अनेबल टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स। अभी भी जैसे आप लोग देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों के मन में सवाल आया होगा, मेरे मन में भी हमेशा आता है पढ़ाते वक्त कि बच्चा मेरे से पूछ ना ले, क्योंकि पूछेगा तो उसको मुझे बताना पड़ेगा और बताना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो, आफ्बाउ बोलता है कि 6s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि बेरियम के बाद में जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, अगला एलिमेंट आ रहा है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाते हुए 5d में चला गया और इसीलिए लेंथेनम को मुझे d ब्लॉक में रखना पड़ा। लेकिन लेंथेनम के बाद में अगले 14 एलिमेंट आफ्बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में 4f में जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी यहां पर अभी भी कई कई जगह पर प्रॉब्लम है। सिमिलर प्रॉब्लम एक्टेनम के साथ देखने को मिली। इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है, तो टेक्निकली इसमें इलेक्ट्रॉन 7s के बाद 5f में जाना चाहिए, 7s के बाद 5f में जाना चाहिए, लेकिन कहां चला जाता है, 7s के बाद में 6d में चला जाता है और फिर उसके बाद में इन 14 एलिमेंट्स में अलग जाता है। स्पेशली ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज, यानी ये जो दो सीरीज है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है और ये डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में भी कई कई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कई कई प्लेस पर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन ये हर एक एलिमेंट के प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड हमें नहीं बता पा रही है, जिसके बेसिस पर हम लोग आराम से इसे पढ़ ले और याद कर लें। चलिए अब हम लोग गाइस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जैसा मैंने आपको बताया था हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल पीरियड के अलावा ग्रुप्स में भी डिवाइडेड है। पीरियोडिक टेबल हमारा पीरियड के अलावा ग्रुप में भी डिवाइडेड है। और ग्रुप कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम। अब गाइस ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप का नाम कैसे दिया गया, तो गाइस अब ये जो आपके ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कब पड़ा, किस लिए पड़ा, आइए वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रुप बने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इन सभी के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहेगा, वो s ऑर्बिटल रहेगा और s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे अगर मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाकर बताऊं तो ये जाएगा 1s2 2s1, तो यहां पर n की जगह पे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि आपका पीरियड नंबर कि कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, इसलिए 2s1। अगर आप रूबिडियम को चेक करोगे तो 3, 4 और 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s1।
तो सिमिलरली जब आप लोग ग्रुप 1 की बात करोगे और जब आप लोग ग्रुप 2 की बात करोगे तो ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है और ग्रुप 2 के सभी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, NS1 एंड NS2 है। तो क्योंकि इन दोनों ग्रुप के अंदर जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाकर लैंड कर रहा है, इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइनली s ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाने लगा, यानी वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर रखे गए हैं। अगर आप यहां से ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के इन 6 ग्रुप्स को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 दिखाई देगा, यानी बेरिलियम वाले के P में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 3, इसके P में 4, इसके P में 5 और इसके P में 6। आप चाहो तो बना के देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाए हैं। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन ये p ऑर्बिटल में जाकर लैंड कर रहा है। ns तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ns आई मीन 2s इसका ही भरा हुआ है, 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 सबके 2s2 कंप्लीट है। बेरिलियम के 2s में 1 है, तो कार्बन के 2s में 2 है, नाइट्रोजन के 2s में 3 है, तो ऑक्सीजन के 2p में 4 है, फ्लोरीन के 2p में 5 है, तो नियॉन के 2p के अंदर 6 है। तो ये p पूरी तरीके से इनका भरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2s इसका पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इन्हें नाम दे दिया गया p ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या नाम दे दिया गया? p ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली ये जो ऑर्बिटल्स ग्रुप 3 के से लेकर ग्रुप 12 के बीच में जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल के अंदर भर रहे हैं। सर n-1d मतलब कैसे? अरे अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल ये 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, लेकिन स्कैंडियम के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो 3d के अंदर भर रहे हो। तो टेक्निकली आप आ गए हो 4th पीरियड के अंदर। तो इसके 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके 4th शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल 4s के बाद हमें 3d में जाना पड़ेगा। तो 4 मतलब आपका पीरियड, 4 मतलब आपका पीरियड या आपका वैलेंस शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी भर चुके हो। तो आप 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी भर चुके हो, स्कैंडियम के भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन इसका 3d के अंदर जा रहा है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 4-1, तो ये हमेशा n-1d के हिसाब से अरेंज होगा। तो ये सब क्योंकि d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने वाले, इन्हें नाम दिया जाएगा d ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये आखिरी के ये दो, इनमें जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इन्हें नाम दे दिया जाएगा f ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे नाम दे दिया जाएगा f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या ये चीज क्लियर होती है? तो इस तरीके से आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बनाए गए हैं। हम देख लेते हैं कि ग्रुप्स के बारे में और हमारी थियरी हमें क्या बताना चाह रही है। सो ये हमारे एस ब्लॉक के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो गाइस एस ब्लॉक एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 जिसे नाम दिया था अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 जिसे नाम दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसे क्या नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 आर अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल मतलब कि इनके जो बेटा ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं, और ये जो बेस बनाते हैं वो भी वाटर सॉल्यूबल होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होता है, क्लास 10 में पढ़ा हुआ भी होगा, अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल। तो ग्रुप 1 के मेटल जैसे कि तुम्हारा NaOH, तुम्हारा KOH, ये सब वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, इसलिए इनको नाम दिया गया अल्कली मेटल। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब इनके भी बेसेस, इनके मेटल के द्वारा जो बेसेस बनाए जाएंगे वो वाटर सॉल्यूबल तो होंगे, लेकिन ये सारे मेटल अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। सर ग्रुप 1 के एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं क्या? नहीं, वो वाटर सोर्सेस से मिलते हैं, इसलिए इसमें अर्थ नहीं लगाया गया, इसमें अर्थ लगाया गया। ग्रुप 1 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
में s ऑर्बिटल आ रहा है, इसे s ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है, मतलब इजीली अपने आप के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे और खुद कैटायन बन जाएंगे, इजीली आयोनाइज हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो मानी जाती है। दे लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली। ग्रुप 1 वाले +1 चार्ज ले लेते हैं और ग्रुप 2 वाले +2 चार्ज ले लेते हैं, और इसीलिए इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। इनफैक्ट जब आप नीचे की ओर जाते हो इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की शक्ति बढ़ती जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? सारे ही s ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, केवल बेरिलियम के, जो कि थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर शो करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे s ब्लॉक के अंदर, वो यहां नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम केवल s ब्लॉक के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। s ब्लॉक की कॉमन ग्रुप वैलेंसी 1 और 2 होती है। इनकी कॉमन ग्रुप वैलेंसी 1 और 2 होती है, ये भी हम लोग विद टाइम डिस्कस करेंगे। ये सब मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि अगर आपको सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, रूबिडियम चाहिए, तो इन्हें इनके ओर्स से, इनके सोर्स से इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाला जा सकता है। केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी से छोड़ देता है। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वो भी बहुत जल्दी से छोड़ देता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है एक एटम को आप कितनी एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को भगा दे। तो इनको तो बहुत कम एनर्जी लगती है अपने इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, इसलिए ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। विद टाइम s ब्लॉक जब पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में हम केवल ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिलीज कर देते हैं, मेटल की आदत ही होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, तो जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आयोनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड ही बनता है। ये सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये सब कलरलेस कंपाउंड होते हैं। हाँ, अगर आप इसका क्रोमेट, पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट्स बनाओगे तो वो कलरफुल होते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम रखा है। ये सब से आपकी दोस्ती मैं करवा दूंगा विद टाइम, डोंट वरी। एंड दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गाइस, रिड्यूस करने का मतलब आपने क्लास 10th में रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो मैं रिड्यूस हो गया, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉन लेकर सामने वाला क्या हो गया, रिड्यूस, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। इलेक्ट्रॉन लेने पर रिड्यूस होता है इंसान, तो जब मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो रिड्यूस हो गया। तो उसको रिड्यूस करने वाला कौन, मैं, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के लिए नहीं है ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए है। सिमिलरली गाइज, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक टेबल में आपके सारे पी ब्लॉक एलिमेंट और आपके सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है। मतलब पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव यही होते हैं। इनकी शुरुआत ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 से ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 तक की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, ग्रुप 13 में NP1, ग्रुप 14 में NP2 हो जाएगा, ग्रुप 15 में NP3 हो जाएगा, ग्रुप 16 में NP4 हो जाएगा, ग्रुप 17 में NP5 और ग्रुप 18 में NP6 हो जाएगा। इस तरीके से नोबल गैस पर यह एंड होता है, जहां पर कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भर जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से
भरा हुआ होता है। इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को नॉन मेटल्स दिखाई देंगे, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप लोगों को नॉन मेटल दिखाई देंगे। इसमें ग्रुप 17 को और ग्रुप 16 को इंपॉर्टेंट माना गया है। अब ये ट्रेंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इनके कैरेक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा, दैट वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर। हम लोग इसके कैरेक्टर्स को भी हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अभी हम लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे गाइस डी ब्लॉक की। जैसा मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में होते हैं। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर एस ब्लॉक दिखाई देता है, यहां पर आपको ऐसा पी ब्लॉक दिखाई देता है। ये इन दोनों के बीच में होते हैं, मतलब डी ब्लॉक जो होता है वो आपके एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है, इसीलिए इसे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इन अ वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अ ब्रिज बिटवीन द केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी जो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी और एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बीच की प्रॉपर्टी शो करे। एस ब्लॉक वाले हाई रिएक्टिव मेटल, पी ब्लॉक में कुछ मेटल, कुछ मेटलॉइड, कुछ नॉन कुछ मेटल, कुछ मेटलॉइड, कुछ नॉन मेटल। पी ब्लॉक एक ऐसा वर्सेटाइल ग्रुप है, एक ऐसा वर्सेटाइल ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें तुमको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों दिखेंगे। मेटलॉइड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, वो सब तुमको पी ब्लॉक में दिखेंगे। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच की लिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, ब्रिज। इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स मोस्टली कलर्ड होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns2 के आसपास का होता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। देन हम लोग बात करेंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में बॉटम की ओर मिलेंगे। सेरियम से ल्यूटेटियम को लेंथेनॉइड बोलेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भराए जाएंगे। एंड थोरियम से लेकर लॉरेंसियम को हम लोग यहां पर जो है आपका 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इनके भरे जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 से 14 n-1 d0 से 1 ns2 होता है। कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे विद टाइम समझ में आएंगे। अभी हमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कोई पूछने नहीं वाला है, बस अभी हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये सभी मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टेनम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद पाए जाते हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और इनकी केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ी टफ है, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी के साथ आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी बातचीत कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स जिनके नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने सीखने थे, हम वो बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो वो हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज अभी इसी वक्त याद करने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन डिटेल में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। आज अभी इसी वक्त किसी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल रटने का लोड नहीं लेना है। नीट और जेई में भी जो सवाल आएंगे वो इनके पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे, आज केवल नॉलेज। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।